अर्थव्यवस्था अक्सर इसे उबाऊ नंबर्स और जटिल ग्राफ्स का जाल मान लिया जाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इसे एक जीवित, धड़कते हुए इंजन के रूप में देखा जाए, एक ऐसा इंजन जो पैसे के लगातार बहने से चलता है। जब भी किसी को सैलरी मिलती है या कोई सामान खरीदा जाता है, तो इस विशाल इंजन का एक गियर घूमता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी इकोनॉमिक इंजन यानी आय के वृत्ताकार प्रवाह को पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक पूरी अर्थव्यवस्था वास्तव में काम कैसे करती है? मतलब ये करोड़ों लेन देन, सरकारी नीतियां, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब एक साथ सिंक में कैसे चलते हैं? इस पूरी मशीनरी को समझने के लिए इन भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही लॉजिकल और आसान ब्लॉक्स में तोड़ना होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके हम इस पूरी पिक्चर को क्लियर करेंगे। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बुनियादी आर्थिक इंजन, फिर 4 क्षेत्रों में इसका विस्तार, उसके बाद इंजेक्शन और लीकेज, फिर प्रवाह को मापना यानी जीडीपी, और अंत में वास्तविक दुनिया में इसका नीतिगत अनुप्रयोग। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, बुनियादी आर्थिक इंजन। तो इस इंजन को समझने के लिए सबसे पहले इसके 2 सबसे अहम खिलाड़ियों को समझना होगा। अगर हम सारी जटिलताओं को एक तरफ रख दें तो मुख्य रूप से 2 ही किरदार बचते हैं, परिवार यानी हाउस होल्ड्स और कंपनियां यानी फर्म्स। यहां एक कंटिन्यूअस लूप चल रहा है। होता क्या है कि लोग अपना श्रम, अपनी जमीन या पूंजी कंपनियों को देते हैं। बदले में कंपनियां उन्हें सैलरी, किराए या प्रॉफिट के रूप में पेमेंट करती हैं। अब इस पैसे का क्या होता है? जाहिर है, इसे कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान और सेवाओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। इससे वापस कंपनियों को रेवेन्यू मिलता है ना? कितना सीधा सा गणित। एक तरफ का खर्च तुरंत दूसरी तरफ की कमाई बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, 4 क्षेत्रों या सेक्टर्स में विस्तार। लेकिन असल दुनिया इतनी सिंपल तो है नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ परिवारों और कंपनियों के बीच का लेन देन नहीं है। इसलिए अब इस मॉडल में थोड़ा प्रैक्टिकल टच जोड़ते हैं। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की तस्वीर देखने के लिए इस 4 सेक्टर मॉडल में हमारे बेसिक परिवार और फर्मों के बीच एंट्री होती है सरकार की, और सबसे ऊपर जुड़ जाता है विदेशी क्षेत्र या फॉरेन सेक्टर। यहां साफ देखा जा सकता है कि प्रोडक्ट मार्केट और रिसोर्स मार्केट के जरिए ये नए सेक्टर कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब पैसे का फ्लो सिर्फ एक गोल घेरे में नहीं घूम रहा, बल्कि कई अलग अलग रास्तों से होकर गुजर रहा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हर सेक्टर का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। सरकार को ही ले लीजिए। सरकार परिवारों और कंपनियों दोनों से टैक्स वसूलती है। लेकिन क्या वो पैसा वहीं रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। वो वापस अर्थव्यवस्था में पंप किया जाता है, बुनियादी ढांचे के रूप में या सब्सिडी के जरिए। ठीक इसी तरह विदेशी क्षेत्र में हमारा पैसा इंपोर्ट्स के जरिए बाहर जाता है और एक्सपोर्ट्स के जरिए वापस देश में आता है। हर कोई सिस्टम में कुछ ना कुछ डाल रहा है और कुछ निकाल रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, इंजेक्शन और लीकेज। इस पूरे फ्लो को देखने के बाद 2 बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जो तय करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या श्रिंक। मान लीजिए कि इकोनॉमी एक पानी की टंकी है। इंजेक्शन वो पानी है जो इस टंकी में एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। जब कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, सरकार अपना खर्च बढ़ाती है या दूसरे देश हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो सिस्टम में फ्रेश पैसा आता है। इसके बिल्कुल उलट लीकेज उस टंकी में हुए किसी छेद की तरह है। जब पैसा बैंक में सेव कर लिया जाता है या सरकार टैक्स काट लेती है या विदेशों से सामान खरीदा जाता है, तो वो पैसा तुरंत उस डोमेस्टिक साइकिल से बाहर निकल जाता है। इकोनॉमी को हेल्दी रखने के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, प्रवाह को मापना यानी जीडीपी। अब जब ये फ्लो, ये इंजेक्शंस और लीकेजेस समझ आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्री इतने बड़े पैमाने पर पैसे के बहाव को नापते कैसे हैं? यही एंट्री होती है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इस फ्लो को मापने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है इनकम अप्रोच, जहां अर्थव्यवस्था में होने वाली हर तरह की कमाई को जोड़ दिया जाता है, जैसे जमीन का किराया, मजदूरी और प्रॉफिट। और दूसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच, जहां यह देखा जाता है कि सबने मिलकर कुल खर्च कितना किया। क्योंकि इस साइकिल में एक का खर्च दूसरे की कमाई है, इसलिए थ्योरी के हिसाब से चाहे टोटल इनकम नापी जाए या टोटल खर्च, नेशनल इनकम का रिजल्ट बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ये जो समीकरण है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल नींव है। जीडीपी बराबर है C + I + G + X - M के। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो
सी मतलब परिवारों का कंजम्पशन या खर्च, आई यानी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट, जी हो गया सरकार का खर्च, और एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटाना। पूरी दुनिया के पॉलिसी मेकर्स इन्हीं वेरिएबल्स को ट्यून करने में लगे रहते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर चलते हैं, वास्तविक दुनिया में नीतिगत अनुप्रयोग। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को किताबों से निकालकर रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। इसे कोविड-19 के दौरान भारत में लाए गए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान के नजरिए से समझते हैं। जब टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाई गई तो इसका सीधा मैकेनिकल पर्पस ये था कि लोगों के हाथ में तुरंत खर्च करने के लिए पैसा रहे, जिससे हमारा सी यानी कंजम्पशन बढ़ सके। इसी तरह छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज को जो 3 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी गई, उसका सीधा सा गणितीय लक्ष्य फर्मों के इन्वेस्टमेंट यानी आय को बूस्ट करना था। मकसद बिल्कुल साफ था, अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को तेज करना। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सोशल रिलीफ सीधे तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में बदल जाती है। जब रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया गया तो उसने मार्केट में सीधा खर्च बढ़ाया, जिससे फिर से सी में जंप देखने को मिला। दूसरी तरफ जब प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया गया तो सरकार ने उन्हें जो पेमेंट किया उससे सरकारी खर्च यानी जी बढ़ा, और जब उन मजदूरों ने उस पैसे को आगे खर्च किया तो सी भी बढ़ गया। यह सर्कुलर फ्लो का एकदम जीता जागता उदाहरण है। इसी पैकेज में कुछ कदम ऐसे भी थे जिनका फोकस लीकेज को कम करने पर था। उदाहरण के लिए जब कुछ हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई तो इसका ऑब्जेक्टिव एम यानी आयात को कम करना था ताकि देश का पैसा बाहर न जाए। वहीं पीएम गरीब कल्याण योजना जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स ने सरकार की तरफ से एक सीधा इंजेक्शन दिया, जिससे जी और सी दोनों को सपोर्ट मिला। देखा जाए तो ये सारी नीतियां उसी C+I+G+X-M वाले फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। हालांकि सोर्स मटेरियल से हमें एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और एकेडमिक चेतावनी भी मिलती है। जब सरकार इस तरह के बड़े क्रेडिट प्रोग्राम्स के जरिए पैसा इंजेक्ट करती है तो एक सिस्टमैटिक रिस्क भी खड़ा होता है। अगर मंदी के चलते बिजनेस कर्जा नहीं चुका पाते तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस बढ़ सकते हैं, और क्योंकि ये सर्कुलर इकोनॉमी में हर सेक्टर आपस में जुड़ा हुआ है, कंपनियों के डिफॉल्ट करने का सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा और वहां से ये रिस्क परिवारों तक भी पहुंच सकता है। सोर्स पेपर की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, हम सभी एक अदृश्य धागे से एक निश्चित तरीके से जुड़े हुए हैं। सच में यह लाइन इस पूरे सर्कुलर फ्लो मॉडल का सटीक कंक्लूजन है। कोई भी सरकारी फैसला, किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट या किसी परिवार की सेविंग, ये सब अलग थलग नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब है जहां एक छोटी सी आर्थिक गतिविधि का असर पूरे सिस्टम में हर इंसान और हर संस्था पर पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि एक खरबों रुपयों का इंजन कैसे काम करता है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस पूरे चक्र की सबसे अहम कड़ी आम इंसानी है। ये जानते हुए कि हर एक ट्रांजैक्शन मायने रखता है, अगली बार जब भी मार्केट में कोई खरीदारी की जाए या कुछ पैसे सेव किए जाएं तो ये सोचने वाली बात होगी कि वो एक छोटा सा डेली डिसीजन इस विशाल मैक्रो इकोनॉमिक फ्लो को किस दिशा में ले जा रहा है। क्या वो कदम एक इंजेक्शन है या फिर एक लीकेज? सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए।